नमस्कार। हिंदी साहित्य और हिंदी रंगमंच के युग प्रवर्तक बाबू भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की जयंती पर मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। भारतेंदु हरिश्चंद्र कम उम्र में साहित्य को, रंगमंच को, समाज को, देश को इतना दे गए कि जो कल्पना से बाहर की चीज है। इसीलिए पद्म भूषण बाबू अमृतलाल नागर जी ने उनके जीवन पर जो नाटक लिखा था उसका नाम रखा था युगावतार। इसमें भारतेंदु जी के अपने निजी जीवन के जो झंझावात हैं, अपने परिवार के, परिजनों के बीच के जो क्लेश हैं, संताप हैं, कष्ट हैं, उनका बड़वा नल उनके भीतर से जो उमड़ता है और उस बड़वा नल में भी, उस बड़वा नल से संघर्ष करते हुए भी इनके निजी जीवन के जो संतरास हैं तरह तरह के, जिसमें आर्थिक कष्ट एक अलग बहुत बड़ा आयाम है। तो इस समुद्री मतलब जो बड़वानल है जीवन में, उसके बीच से भी वो राष्ट्र प्रेम का, साहित्य सृजन का, समाज सुधार का, नारी उत्थान का जहाज लेकर चलते हैं और उसे पार लगाते हैं। दैव योग से उन्हें केवल 35 वर्ष की उम्र मिली, अन्यथा आने वाले 500 सालों तक भारतेंदु जी के रचना कर्म, समाज सुधार, देश प्रेम, राष्ट्र प्रेम और बहुआयामी प्रगति का प्रणेता साहित्यकार रंगकर्मी नहीं पैदा होता। खैर, ये मेरे अपने उद्गार हो सकते हैं, लेकिन इन उद्गारों की जन्म लेने की कुछ न कुछ यथार्थ भूमि है। ये उद्गार ऐसे ही भावावेश में नहीं है, क्योंकि भारतेंदु जी के रंग कर्म से मुझे अकिंचन का भी थोड़ा बहुत साक्षात्कार रहा है। उनके रंग कर्म से जुड़ते हुए आज के युग में मैंने उनके बारे में बहुत कुछ जाना तो नहीं है, लेकिन बहुत कुछ महसूस किया है। लेकिन मैं दोनों चीज़ें आपसे आज साझा करने के लिए तैयार बैठा हूँ। कई दिनों से मैं फेसबुक पर आप लोगों से मुखातिब नहीं हो पाया था। आज बहुत अच्छा अवसर है, मेरी भावना से जुड़ा हुआ अवसर है। तो मैं आपको बता दूं, मेरा नाट्य प्रशिक्षण ही उस संस्थान में हुआ जिसका नाम भारतेंदु जी के नाम पर पड़ा। जी, भारतेंदु नाट्य अकादमी। सन 1976 में इसकी जब स्थापना हुई तब इसका नाम भारतेंदु नाट्य केंद्र था। लेकिन कितनी गजब की बात थी कि हमारे गुरुदेव ने, जो इसके संस्थापक निदेशक हैं, इस प्रकार के नाट्य विद्यालय का, नाट्य प्रशिक्षण केंद्र का नाम भारतेंदु जी के नाम पर रखने के लिए सोचा। यानी कि कितनी उनकी दूरदृष्टि थी। उस समय भी भारतेंदु जी के रंग कर्म को वो कितना जानते थे, कितना समझते थे। न केवल प्रदेश के लिए, पूरे भारतवर्ष के लिए उसके बहुआयामी योगदान का एहसास गुरुदेव राज विसारिया जी को था। तो अपने सपनों के प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना में उन्होंने उसका नाम भारतेंदु जी के नाम पर रखा। और इसमें वरद हस्त था, आशीर्वाद था पद्म भूषण बाबू अमृतलाल नागर जी का। यानी कि ये कहा जा सकता है कि हमारे गुरु राज विसारिया साहब को ऐसे महान प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना के लिए अगर किसी ने मनोबल दिया, संबल दिया, उत्साह दिया, आशीर्वाद दिया, तो वो बाबू अमृतलाल नागर जी ने। खैर, आगे बढ़ते हैं। तो 1984 में भारतेंदु नाट्य अकादमी में मेरा प्रवेश होता है प्रशिक्षण के लिए। तो प्रारंभिक दौर में जो बड़े विशद ओरिएंटेशन प्रोग्राम होते थे, उसमें राज साहब के अलावा राज साहब दूसरे भी फील्ड के लोगों को बुलाते थे, जिसमें हम लोगों की अंतर्दृष्टि का खुलासा होता था।
इसी उपक्रम में, इसी क्रम में, अनुक्रम में एक बार राज साहब ने भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के रंग मंच पर, रंग कर्म पर एक बहुत बड़ा व्याख्यान दिया। तब हमारे पास अकल कम थी, क्योंकि उससे पहले हम पाठ्यक्रम में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की कोई कविता या कोई लेख, भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है या निज भाषा उन्नति है, इस प्रकार की रचनाओं को हमने पढ़ा था। इससे ज्यादा तो कुछ नहीं जानते थे। लेकिन 1984 में प्रथम वर्ष की प्रारंभिक कक्षाओं में जो हमारे गुरुदेव राज विसारिया साहब ने एक दिन भारतेंदु हरिश्चंद्र जी पर एक लंबा व्याख्यान दिया, तब हमारी अल्प बुद्धि में आया, समझ में आया कि हाँ, हमारे संस्थान का नाम क्यों भारतेंदु जी के नाम से रखा गया है और भारतेंदु जी के बारे में आगे हमें कितना जानना समझना है और उसका अवसर मिलने वाला है। यह अवसर बहुत जल्दी आ गया। उसी वर्ष हमारे, जब हम प्रथम वर्ष में थे, तो हेमेंद्र भाटिया जी ने हम लोगों के साथ, प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष के छात्रों के साथ अंधेर नगरी चौपट राजा नाटक का निर्देशन किया, जो कि आप सभी जानते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी जो द्वारा लिखा गया है और ये पूरे भारत में विख्यात है। अभी तक इसके हजारों हजार शो हो चुके हैं, मंचन हो चुके हैं। अनेकों निर्देशकों ने अलग अलग तरीके से इसका मंचन किया है, चाहे वो शौकिया रंगमंच में रहे हों, चाहे उच्च संस्थानों में रहे हों या बड़े रंगमंडल जो प्रतिष्ठित उच्च श्रेणी के कलाकारों के साथ काम किया हो, सब ने अनेकानेक प्रकार से भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के इस नाटक को, अंधेर नगरी नाटक को किया है। तो 1985 में अब मुझे भी मौका मिला, हालांकि मौका मिले, मैंने तब उसमें मुझे कोतवाल की भूमिका दी गई थी, तो उसमें भी हमने कोई बहुत ज्यादा नहीं जाना, लेकिन हाँ, अंधेर नगरी की विषय वस्तु थोड़ा थोड़ा और उसमें अंधेर नगरी नाटक में किस प्रकार से भारतेंदु जी ने एक तरफ अंग्रेजी शासन के अत्याचार और दमन का भी, शोषण का भी चित्रण किया है, तो दूसरी तरफ भारतीय समाज के अनेक प्रकार की कमजोरियों का भी उसमें चित्रण किया है और लोगों को स्वतः जन जन को जागृत होने की प्रेरणा दी है, आह्वान किया है कि शोषण, अत्याचार और सामाजिक बुराइयों के खिलाफ जनता को ही जागृत होकर और एकजुट होकर काम करना पड़ेगा, तब इनसे मुक्ति मिलेगी। कि शासक या शासन के भरोसे ये काम नहीं हो सकता, क्योंकि शासन में तो खुद उलटबाजी कई बार दिखाई पड़ती है। अंधेर नगरी उन्होंने नाटक लिखा ही था। बाद में हमें यह पता चला कि अंधेर नगरी नाटक उन्होंने 1880 में 1850 9 सितंबर को उनका जन्म हुआ, 30 वर्ष की उम्र में। हालांकि उनकी साहित्य रचना बहुत पहले से शुरू हो जाती है, नाट्य रचना, नाट्य निर्देशन बहुत पहले से, लगभग एक दशक पहले से शुरू हो जाता है। तो 1880 में एक रात में ही उन्होंने किसी अन्यायी जमींदार के चरित्र को केंद्र में रखकर अंधेर नगरी चौपट राजा नाटक का आलेख तैयार किया था और फिर उसका मंचन किया, केवल एक रात में। कितनी तुरंत बुद्धि और कितनी समझ और नाट्य शिल्प की भी, वो तो खैर आगे बात आ सकती है, वो उस पर हम बात करेंगे। तब हमने इतना कुछ भारतेंदु जी के बारे में जाना। उसके बाद 1989 में राज विसारिया साहब के अथक प्रयासों से भारतेंदु नाट्य अकादमी के रंगमंडल की भी स्थापना होती है, क्योंकि राज साहब के दिलो दिमाग में रंगमंडल की स्थापना बहुत पहले से क्यों कुलबुला रही थी, क्योंकि नाट्य प्रशिक्षण लेने वाले छात्र, क्योंकि वैसे ही जानते हैं हम लोग कि रंगमंच के क्षेत्र में आजीविका के बहुत सारे स्कोप नहीं है, आयाम नहीं है, तो जो लोग समर्पित होकर रंगकर्म करेंगे, समर्पित होने का मतलब मेरा ये है रंगमंच के उद्देश्यों के लिए रंगमंच करेंगे, तभी समर्पित होना पड़ेगा। सामाजिक सरोकारों के लिए, मानवीय सरोकारों के लिए, व्यक्ति के गुणात्मक विकास के लिए, व्यक्ति और समाज के गुणात्मक विकास के लिए, सर्वोन्मुखी विकास के लिए अगर रंगमंच हम करेंगे तो फिर रंगमंच से ही कहीं न कहीं आजीविका का भी आधार मिलना चाहिए। तो उस प्रयास में रंगमंडल की स्थापना राज विसारिया साहब ने अथक प्रयासों से की। अब
जब उसका जो उद्घाटन प्रस्तुति थी उसमें भी अंधेर नगरी चौपट राजा का चयन किया गया, जिसका निर्देशन उस समय अकादमी के अभिनय प्रशिक्षक जुगल किशोर जी को दिया गया। उस नाटक में मुझे राजा, बनिया और कबाब वाला इन 3 चरित्रों की भूमिका के निर्वाह का दायित्व सौंपा गया और सितंबर के माह में इसका प्रथम शो हुआ। भारतेंदु नाट्य अकादमी तब छन्नीलाल चौराहे के किराए के भवन में रहती थी, उसके छत में। तब तत्कालीन प्रदेश सरकार के जो मुख्य सचिव थे शिरोमणि शर्मा जी, जो बहुत ही विद्वान आदमी, बड़े रंग प्रेमी, बहुत बड़े विचारक और बहुत बड़े प्रशासक, उनके सामने उसका मंचन हुआ। तो तब हमने करते करते एहसास किया कि भारतेंदु जी ने क्या चरित्र गढ़े हैं, क्या लिखा है, कितना सहज सरल तरीके से, जिसमें कि नाट्य शिल्प के अलग अलग पक्षों का कोई बहुत जो है झमेला नहीं खड़ा करना है। सहज सरल तरीके से परिस्थिति और चरित्र को उजागर करने का क्या उन्होंने शिल्प गढ़ा था। प्रहसनात्मक है अंधेर नगरी, सभी जानते हैं, जिसको हम अंग्रेजी में फार्स बोलते हैं। तो इस नाटक की रचना इतने संक्षेप में, क्या तो उसके संवाद हैं बिल्कुल प्रिसाइज, कम से कम सरल भाषा में, और उसके भीतर नाटकीयता का, दृश्यात्मकता का कितना स्कोप है, कितनी संभावनाएं हैं। इसीलिए तो इस नाटक के हजारों हजार मंचन हुए हैं पूरे भारत में। अब इस नाटक का जो मंचन हुआ, 2 साल के भीतर करीब इसके 60 मंचन हुए, और इन 60 मंचनों में लखनऊ में तो मुश्किल से 5-6 हुए होंगे। उसके बाद बाराबंकी, शाहजहांपुर, बरेली, मैनपुरी, इटावा, फर्रुखाबाद, इलाहाबाद, मिर्जापुर, सीतापुर, कानपुर, झांसी, इतने शहरों के ग्रामीण और नगरीय क्षेत्र दर्शकों के सामने इस नाटक के मंचन हुए। कहीं कहीं तो हम लोग जाते थे, गांव में पहुंचते थे, तो गांव में पहुंचकर खुद तखत बटोर के लोगों के घरों से तखत लाकर गांव के किसी जगह पर एक खुला एरिया होता था तो वहां तखत लगा के स्टेज बनाते थे। इस तरीके से नाटक होता था। गांव वाले भी रोमांचित होते थे, क्योंकि गांव वालों के लिए इस प्रकार का नाटक शायद उनके अनुभव की बात नहीं थी। वो नौटंकी या दूसरे लोक नाट्य वो देखते थे, लेकिन इस प्रकार की विषय वस्तु का इस प्रकार से चित्रण करना, ये हर जगह शहरी दर्शकों को तो थोड़ा बहुत फिर भी मालूम था, लेकिन ग्रामीणों के लिए बड़ी नई बात थी। तो हम लोगों को बड़ा ही प्रेम और प्रोत्साहन मिलता था, बहुत अप्रिशिएट किया जाता था एक नाटक को। कहीं कहीं तो वो जो धान की पुआल होती है, उसके जो गट्ठर होते हैं, उन्हीं के बीच में जगह बना के ये नाटक का मंचन होता था। एक बार की बात है, बाराबंकी या किसी जनपद का एक गांव था मौदा, वहां दिन भर हमने स्टेज बनाया, सब कुछ किया। उसके बाद रात में वो मंचन के समय लाइट चली गई, तो बस की हेडलाइट में अंधेर नगरी नाटक का मंचन हुआ। और क्या उसमें रोमांचित हो गए, मतलब ऐसी परिस्थिति में भी नाटक करना है। और जब नाटक करना है तो नाटक क्यों करना है, जब ये उद्देश्य ये सरोकार मन में होता है तो विषम से विषम परिस्थितियों में भी आपको रचनात्मक आनंद मिलता है। इस प्रकार से हमने तमाम जगह में 2 साल में करीब 60 जगह, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में मिलाकर 60 जगह इस नाटक का मंचन किया। तब मुझे भारतेंदु जी के लेखन की मतलब जो है, मतलब सार्वभौमिक स्वीकार्यता और सुग्राह्यता का एहसास हुआ कि बिल्कुल गांव का, बिल्कुल रिमोट एरिया के गांव का, जहां की हम लोग कच्ची सड़क से बस लेकर गए, वहां का व्यक्ति भी उतना ही आनंद ले रहा है, और लखनऊ के रविंद्रालय में बैठा व्यक्ति भी उतना ही आनंद ले रहा है। और गोवा में जो पणजी में जो ऑडिटोरियम है, जो लता मंगेशकर जी के पिताजी के नाम से शायद वो ऑडिटोरियम है, वहाँ जूलियस सीजर, अंधेर नगरी और उरुभंग, जो चित्रा जी ने डायरेक्ट किया था उरुभंगम, और जूलियस सीजर हमारे गुरुदेव राज विसारिया सामने 3 नाटकों का मंचन हुआ।
और मैं बता दूं कि इतने जगहों पर हम लोग कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीजें इम्प्रोवाइज कर देते थे, वो कब हो जाती थी ये पता नहीं चलता था। राजा के किरदार में पता नहीं क्या क्या हो जाता था, और दर्शकों, अलग अलग जगहों के दर्शकों की जो मानसिकता का या उनकी सुग्राह्यता का, उनके अटैचमेंट के जो वाइब्रेशन मिलते थे, उसकी वजह से स्पॉन्टेनिटी के साथ उसी समय कोई ना कोई संवाद पैदा हो जाता था। तो पता नहीं किसी दौरान में एक संवाद पैदा हो गया था, मैं हूं ना, राजा का एक संवाद। तो मैं हूं ना गोवा में, जब पणजी में गोवा वाले लोगों ने देखा, जो हिंदी ज्यादा नहीं समझते थे, लेकिन अगले दिन जो नाटक के बाद हम जब कॉरिडोर वगैरह में टहल रहे थे, तो वहां के जो सफाई कर्मी या दूसरे लोग थे, मुझे देख के हंस के बोल रहे थे, मैं हूं ना, मैं हूं ना। तो मुझे लगा कि कितनी सुग्राह्यता के अवसर, या अगर जोड़ने के भी अवसर दे रहे हैं, तो भारतेंदु जी ने उसका पूरा स्कोप छोड़ा है। इसीलिए तो इतने लोगों ने इतने तरीके से मंचन किया है। तो अंधेर नगरी का मैं इतने नाटकों, इतने मंचनों में राजा का, कबाब वाले का और बनिए का किरदार निभाना, जो मैं बहुत तेजी से, वो बाजार दृश्य के बाद सीधे राजा वाला दृश्य आता था, तो मुझे बहुत तेजी से जो है, सबसे पहले बनिया आता था या कबाब वाला, मुझे याद नहीं, कबाब वाला, फिर बनिया, और फिर उसके बाद राजा के लिए। तो मुझे बहुत जल्दी जल्दी कॉस्ट्यूम बदलनी पड़ती थी, बस के पीछे खड़े होके। ये सभी लोग करते थे, मेरे तमाम एक से उसमें साथी थे। हाँ, एक बात बता दो, विजय शुक्ला जी दूसरे वर्ष में जब आए तो गोवर्धन दास का किरदार करते थे। अब विजय शुक्ला में क्या है कि इम्प्रोवाइज करने का उनकी एक बड़ी फितरत है, प्रवृत्ति, बहुत ही शार्प माइंडेड है। एक बार गोवर्धन दास, जो धान के पुआल का बहुत बड़ा जो टीला होता है, उसके पीछे से साइकिल से वो एंट्री ले लेते हैं। अब ये बात अच्छी थी या खराब थी, मेरे अपने सिद्धांतों के हिसाब कुछ नहीं कह सकते, लेकिन गांव वाले इसको देखकर बहुत आनंदित हुए। यहाँ पर इतना लिबरल हुआ भी जा सकता है, बशर्ते कि थीम के साथ, मर्म के साथ, कलेवर के साथ और उसकी शुचिता के साथ। नाटक के आलेख के मंचन की एक शुचिता होती है उसकी, जिसको हम दूसरे शब्द में ग्रामर कह सकते हैं, ग्रामर, एथिक्स। उसमें अगर कहीं कुछ वो नहीं आता है तो वो चल सकता है। खैर, ये बात अलग हो गई। तो इसी तरीके से मैं इम्प्रोवाइजेशन की बात की, जो मैं बात कर रहा हूँ। कभी कभी तो भाई क्या होता है, किसी किसी की तबीयत खराब हो जाती थी, अचानक शो दूर मिर्जापुर हालांकि गए थे हम, लेकिन मिर्जापुर उसमें बिल्कुल वो था, हमारे उमा जी उसमें हमारी 1 साल सीनियर उसमें रोल करती थी, अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई थी। तपन दास शो से थोड़ी सी देर पहले दौड़ के कहीं मार्केट में, तपन दास हमारे साथी थे, दौड़ के जाते गए, वहां से दवा लेके आए, उमा जी को दवा खिलाई गई कि इसी तरीके से, इस तरह से भी होता था। खैर, अब बात आगे बढ़ती है। रंगमंडल में इतना अंधेर नगरी पर का मंचन करने के बाद मैं धीरे धीरे, क्योंकि रंगमंडल सुचारू रूप से चल नहीं पाता था, तो मैं बाहर भी मैं काम कर रहा था, बात अलग है, वो अलग बातें हैं। लेकिन अंधेर नगरी मेरे जहन में रहता था, मैं अंधेर नगरी का मंचन किया करूंगा, उसमें नए नए प्रयोग किया करूंगा, वो जो उन्हीं पैरामीटर्स में रहते हुए जो अभी मैंने बात करी। तो 1993 मुझे मौका मिला यायावर रंगमंडल ने, जो एक बहुत अच्छी शुरुआत की हमारे प्रदेश के लिए, उल्लास नाट्य पर्व, बाल पर्व के नाम से ग्रीष्म काल में रचनात्मकता पैदा करने के लिए नाट्यकार शालाएं, और बाद में धीरे धीरे क्ले मॉडलिंग, पेंटिंग, ये सारी चीजें भी जुड़ती चली गई। तो विकास नगर मोहल्ले में हम लोगों ने, यायावर ने मुझे नाट्यकार शाला के निर्देशन के लिए चुना। एक संजय देगलूरकर जी थे, वो दूसरा प्ले करते थे, मैंने अंधेर नगरी चुना। तो अंधेर नगरी में क्योंकि बच्चे थे, बच्चे उसमें साथ उराल, हमारी सबसे छोटी प्रिय शिष्या, आज वो बहुत बड़ी मोटिवेटेड टीचर है, मोटिवेटेड, डाउन ट्रोडेंस के लिए वो एक तरह से एंजल की तरह काम कर रही है इस समय। तो वो 3.5 साल की थी, उसको हमने फरियादिन बना दिया, और बाकी और लोग छोटे बच्चे, कोई 12 साल के, ज्यादा से ज्यादा 11-12 साल के। तो हमने क्या किया, बच्चों के टूटे फूटे खिलौने को इम्प्रोवाइज करके सामग्री बनाई, प्लास्टिक की पन्नियां और इस तरीके से जो है, ताकि बच्चों के रचना संसार, बच्चों की फैंटेसी के संसार में वो कथा वस्तु, क्योंकि नहीं तो इतनी बहुत
राजनीति की उथल पुथल, शोषण, अत्याचार और दुनिया भर की बड़ी बड़ी बातें, ये बाल कोमल मस्तिष्क में ये बातें डालने वाली नहीं है। तो इनको दूसरे तेवर के साथ, दूसरे कलेवर के साथ आनंदमय फैंटेसी में ले जाकर इसको काम क्यों किया गया। तब धीरे धीरे अकल हमें, काम हमें अकल देता, जो मुझे भी दे रहा था काम करते करते। हम संस्थान में पढ़ते हैं तो उतनी अकल नहीं आती, हाँ हमें इन्फॉर्मेशंस मिल जाती हैं, उनको हम स्टोर करते हैं, लेकिन उनको जब जीवन में संवेदनों के साथ, चिंतन के साथ जोड़ा जाता है तब वो जो है क्रियान्वित हो पाते हैं। और जब क्रियान्वित होते हैं तो हमारा अनुभव बन जाते हैं, निजी जीवन का साक्षात्कार बन जाते हैं। इस तरीके से ये अंधेर नगरी की ये पहली बच्चों के साथ जो पहली प्रस्तुति थी 1993 में, ये इसने मुझे सिखाया। मैंने खुद प्रवृत्त हुआ, काम ने मुझे से, काम हमें बहुत बड़ा, हमारा काम हमें सिखाता है, सिखाता रहता है, वो जीवन भर चलता है। इसके बाद अब मुझे सफलता हुई, जिसमें के.एन. कक्कड़ साहब ने कहा था कि हाँ इसमें बहुत अच्छी फैंटेसी की रचना हुई है, और बच्चे की तो दुनिया, बच्चे अपने आप फैंटेसी में होते हैं, तो ये जो बड़ा संगत काम तुमने किया है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा और थोड़ा उत्साहवर्धन हुआ। इसके बाद 1994 में सिटी मॉन्टेरे स्कूल के महानगर ब्रांच में प्राइमरी के और जूनियर के बच्चों के साथ मिलकर फिर अंधेर नगरी किया गया। हालांकि उसमें कार्यशाला की तरह स्कूल वालों ने बच्चों को समय नहीं अलॉट किया था, बच्चों के स्कूल के पीरियड के दौरान ही कहीं वो मैनेज होता था, तो उसमें जो संभावनाएं, एक्सप्लोरेशन की जितनी संभावनाएं थी उसमें उतनी उसमें भी की गई, और बच्चों को मन और मस्तिष्क, वाणी, इन सबको मुखरित करने और अपने अंदाज में बात को कहने का मौका दिया गया। वही बात है, क्योंकि विषय वस्तु इसकी, हम इसको बहुत गंभीर और बहुत ही संत्रस्त वाली भी बना सकते हैं प्रहसन में रहते हुए। इसलिए भारतेंदु जी ने एक काम बहुत गजब का किया, इसको प्रहसनात्मक रखा, अन्यथा ये तो बहुत ही विभत्स दर्शन कराता है समाज के और अत्याचारों के, राजनीतिक मतलब शासक के अत्याचार और शोषण के, तो उस हिसाब से डील करना पड़ता है। तो ये दूसरी प्रस्तुति बच्चों के साथ हुई, तो ये भी बड़ी सराही गई। अब आगे बढ़ते हैं, तीसरी प्रस्तुति मैंने फिर बड़ों के साथ की। कब? 1998 में मंचकृति के बाबू हरदयाल वास्तव हास्य नाट्य समारोह में। लेकिन इससे पहले 1996 में हम ये काम करना चाहते थे, यायावर रंगमंडल को आजीवन कारावासियों जो हत्या के जुर्म में सजा पा रहे होते हैं या अंडर ट्रायल होते हैं, ऐसे कैदियों के साथ हमें उनके भीतर मोरालिटी जगाने के लिए, मुख्य धारा में लाने के लिए, उनका एक तरीके से संवेदनात्मक जो है परिवर्तन करने के लिए नाट्य कार्यशाला का काम हम लोगों को मिला। और जितेंद्र मित्तल जी ने नाट्य कार्यशाला का काम मुख्य रूप से मुझे सौंपा। मेरे और सहयोगी भी थे, राजीव दुबे जो भारतीय नाट्य अकादमी से पास आउट के बाद में उनका बड़ा ही दुखद निधन हुआ, और हफीज भाई। तो उसमें हमने सोचा था कि अंधेर नगरी प्रहसन को इनके साथ किया जाए, लेकिन उसी बीच क्या हुआ कि अलग अलग कैदी के अपने अपने जीवन के अलग अलग अनुभव थे। उसी में ललितपुर के कैदी थे बाबूलाल जी, तो उनकी एक कहानी थी, आप बीती या आप देखी है या हम नहीं जानते, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसमें एक बहुत ही सीधा साधा सच्चा सरल इंसान भी कुचक्र में फंसा कर उसे अपराध के लिए मजबूर कर दिया जाता है। वो अपनी जान की रक्षा के लिए किसी प्रकार के लिए अपराध कर बैठता है। तो ऐसी कोई कहानी थी, तो जिसकी लाठी उसके भैंस। अन्यथा वो एक बहुत बड़ा प्रयोग होता आजीवन कारावासियों के साथ, जो कि हत्या के जुर्म में जो है सजा का इंतजार कर रहे हैं, किसको फांसी होगी, किसको आजीवन कारावास होगा, या किसी को आजीवन कारावास हो भी गया है, ऐसे कैदियों के साथ। तो 98 में फिर मैंने कहा नहीं, मुझे करना है बड़ों के साथ भी इससे। तो 98 में मुझे मौका मिला। हालांकि उससे पहले भी मैं बाबू हरदयाल वास्तव में जो है नाटक डायरेक्ट कर चुका था, और तब तक मैं करीब 11 बच्चों के नाटक लिख और निर्देशित कर चुका था कार्यशालाओं में, और 13 बड़ों के नाटक लिख और निर्देशित कर चुका था बड़ों के कार्यशाला में, जिसमें मुख्य धारा के नाटक भी थे, लोक नाट्य प्रयोग भी थे, और कुमाऊं की लोक नाट्य शैली के विकास के क्रम में भी मैं काम करता चला जा रहा था। तो ये अलग अलग धाराओं के काम आगे बढ़ रहे थे। करीब 23 नाटकों की मेरी रचना हो चुकी थी निर्देशन के साथ।
तो इसीलिए 98 में क्या हुआ, कहा गया मुझसे, नहीं आप कोई अपना लिखा हुआ नाटक इसमें मत करिए, कोई दूसरा करिए। तो हमने कहा अंधेर नगरी। अब ये हुआ कि मैंने एक जिद रखी कि इस अंधेर नगरी में मैं न एक शब्द घटाऊंगा न एक शब्द बढ़ाऊंगा, क्योंकि अब तक मैंने सुन लिया था कि लोग समसामयिक बनाने के लिए इस नाटक के साथ बहुत ही प्रयोग कर रहे हैं, इम्प्रोवाइज कर दे रहे हैं, संवाद बदल रहे हैं, तमाम सारी चीजें हो रही हैं। मैंने कहा ठीक है, वो ऐसा कर रहे होंगे, अच्छी बात है, लेकिन मैंने जिद पाली कि बिना एक शब्द बदले, कम किए या ज्यादा किए, मैं इसको आज का बनाऊंगा। और वो ऐसा हुआ, आज का बना। उसमें मैं बताऊं, बाजार सीन में मैंने ऐसे दिखाया कि जो बाजारवाद हावी हो रहा है वही है, वो दुकानदार जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने दिए वही दुकानदार है, लेकिन सामग्री बदल रही है, उसी कैटेगरी की सामग्री है, नाम भी वही है, लेकिन उनकी वर्तमान उपयोगिता और उसके प्रति जो आसक्ति हो गई है समाज में, गैर जरूरी, जो जीवन की अनिवार्य या सामान्य आवश्यकताएं भी नहीं है, जो जीवन की अतिरिक्त जो है पैदा की गई लालसाओं की, अभिलाषाओं की, विलासिताओं से पैदा की गई जो सामग्री यहाँ बनाई जा रही, उन पर मैंने कटाक्ष किया। और उस प्रकार से मैंने नारंगी को कुछ प्रतीक रूप में और कुछ कर दिया, सब्जी वाली कुछ, वो सब यहाँ वर्णन करना ठीक नहीं है। और इसी प्रकार से मैंने उसमें राजा की जो कुर्सी बनाई, राजा की कुर्सी कुष्ठ रोगियों को धकेल के ले जाने वाली जो लकड़ी की काठी होती है, वो काठी बनाई मैंने, गाड़ी, और उस पर गोल्डन ओवल उसका राजध्वज बना दिया। इस तरीके से प्रतीकों के सहारे अंधेर नगरी राज दरबार में मैंने वर्तमान समय का IAS ऑफिसर दिखा दिया। जैसे कि राज्यसभा चल रही है, हम लोग देखते हैं लोकसभा वगैरह में भी पीछे अध्यक्ष बैठे होते हैं और सामने जो है तमाम लोग उसी समय कार्यवाही को जो कर रहे होते हैं। तो अंधेर, वो जब राजा कहता है कि भिस्ती को बुलाओ, तो भिस्ती को बुलाने से पहले वो टाइप होता है, कंप्यूटर में टाइप होता है, और वो वहां से पेपर निकलता है, मंत्री के पास जाता है, मंत्री कहता है भिस्ती को बुलाओ, फिर वो फरियादी के पास जाता है, वो जो दरबान है वहाँ। इस तरीके से चीजें बनाई, वो बहुत लंबी चर्चा की बात हो जाएगी, और मैंने उसमें भी राजा का रोल किया था। अब बात आगे बढ़ती है। सन 2006 में DPS इंदिरा नगर, दिल्ली पब्लिक स्कूल इंदिरा नगर के ब्रांच में मुझे नाट्य निर्देशन के लिए बच्चों के साथ नाटक, वो वर्कशॉप तो नहीं होती, उनके एनुअल फंक्शन के लिए नाटक निर्देशन के लिए। तो कितने बच्चे भाग लेंगे भैया? 50 बच्चे इकट्ठा हो गए, बड़े एंथुसियास्टिक, बहुत ही उमंग के साथ। मैं किसी को निराश नहीं करना चाहता था। बड़ी मुश्किल से बच्चे आते हैं और आए हुए बच्चों को लौटाना तो निर्दयता ही होगी, ऐसा मैंने सोचा। और ये मतलब रंगकर्मी का व्यवहार तो ये नहीं होगा। तो फिर अच्छा, मैडम वो देवजानी साहा जी प्रिंसिपल थी, उन्होंने कहा पोखरिया कैन यू डू दिस प्ले इन इंग्लिश? हमने कहा व्हाई नॉट। तो उसके बाद जब वो करने लगे बच्चों को मजा नहीं आया, तो मैम ने कहा कि नहीं, वो पेरेंट्स वांट टू देयर चिल्ड्रन टू स्पीक इन इंग्लिश। मैंने कहा मैम, बच्चा 18 घंटे अंग्रेजी बोलता है, एक और प्ले में अंग्रेजी बोलवा के हम कौन सा कमाल कर लेंगे? एटलीस्ट यू मेक इट बाइलिंगुअल। मैंने कहा ओके, आई विल मेक इट बाइलिंगुअल। तो 50 बच्चों को रोल भी देना था, तो मैंने भाई बाजार सीन में, दरबार सीन में तमाम तरीके के अलग अलग तरीके के लोग कैरेक्टर इवॉल्व किए, जनरेट किए। हाँ, वो जरूर क्या कि बच्चों की मानसिकता को बदलना है। क्या है? बच्चे एक्सेसिव खेल की ओर बढ़ रहे हैं, या जंक फूड की ओर उनका जो है आसक्ति बढ़ रही है, जो उनके हेल्थ को बहुत प्रॉब्लम मतलब में डाल रही है। दूसरी तरफ मैकेनिकल खेल की तरफ ज्यादा जा रहे हैं, उनके पास तरह तरह के टॉयज हैं, पता नहीं क्या क्या है। इसके अलावा वो बड़ों को देखकर शरीर की सजावट में 5 साल से 10 साल के बच्चे, छोटे बच्चे, बड़ों के, बड़ी महिलाओं, 20 साल 30 साल की युवतियों और महिलाओं की तरह शरीर को सजावट की तरफ ध्यान दे रहे हैं। तो उनके जो कॉस्मेटिक जो है की तरफ जो अट्रैक्शन है, ये बहुत हार्मफुल है। तो इस तरीके से इन चीजों को ध्यान में रख कर मैंने
प्रोलॉन्ग के सब्जेक्ट को एक्सटेंशन दिया ताकि बच्चों का इनकॉर्पोरेशन भी हो और बाल समाज में जो विकृतियों के पैदा होने की जो संभावनाएं हैं उनकी तरफ भी बच्चे अलर्ट हो जाएं। तो इस प्रकार से मैंने अंधे नगरी में 50 बच्चों के साथ, ये बाइलिंगुअल में, अंग्रेजी में भी हिंदी में भी, कुछ संवाद अंग्रेजी में है कुछ हिंदी में, और एक ही बच्चा आधा संवाद अंग्रेजी में बोला आधा वो भी बहुत जोवियल रहा, बहुत आनंददायक रहा, बहुत अच्छा रहा। तो इस तरीके से मैंने हरिश्चंद्र जी को, बाबू भरतेंद्र हरिश्चंद्र जी के इस अंधेर नगरी नाटक के जरिए उनको समझा और उनकी बात को मैंने अलग अलग आयु वर्ग तक, वर्तमान समय में, वर्तमान संदर्भों में, नाट्य शिल्प की दृष्टि से, नाट्य लेखन की दृष्टि से, विषय वस्त्र की दृष्टि से, सरोकार की दृष्टि से उनको पहुंचाने का काम किया। लेकिन बाबू हरिश्चंद्र के बारे में मैं पूर्णतया तब जान पाया जब उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान ने हमारी संस्था निसर्ग को उनकी 100वीं जयंती पर अमृतलाल नागर जी ने वो नाटक लिखा, युगावतार, बाबू हरिश्चंद्र जी की जीवनी पर, उनके जीवन पर आधारित वो नाटक करने का अवसर हमको मिला। हमने बायोडाटा दिया जिसमें परसुएशन कहें या इनिशिएशन कहें, माँ अचला नागर जी का, भाई संदीपन नागर जी का, मेरा बायोडाटा वहाँ भिजवाने में हाथ था उनका, और हमारे निसर्ग के पिछले कामों के आधार पर या मेरे अपने कामों के आधार पर मेरा उसमें हमारे निसर्ग संस्था को वो नाटक निर्देशित करने का मौका मिला। तब मैंने जाना बाबू अमृतलाल नागर जी ने भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के हृदय में बैठकर उनके निजी जीवन के उन गहन संतरासों को कैसा महसूस किया, और उतने झंझावातों के रहते हुए भारतेंदु जी कैसे इतना रंग कर्म कर पाए, कैसे इतने विराट साहित्य की रचना कर पाए, कैसे समाज सुधार का, नारी उत्थान का, नारी शिक्षा का इतना काम कर पाए, ये चमत्कार से कम नहीं। इसीलिए बाबूजी ने, अमृतलाल नागर जी ने उस नाटक का नाम युगावतार रखा। और आज मैं आप सभी लोगों को उनकी जयंती पर 9 सितंबर को उनको युगावतार के रूप में स्मरण करके, युगावतार के रूप में उनको नमन करके, मैंने आपको उनके साथ अपना जो उनके रंग कर्म के साथ, उनके रचना कर्म के साथ मेरा जो भावनात्मक अनुभूत्यात्मक साक्षात्कार है उसको साझा किया। और आप लोगों ने इतनी बड़ी वार्ता को सुना या सुनेंगे, अभी तो ये रिकॉर्डेड है, रिकॉर्ड हो रहा है, और सुनेंगे तो मेरे ऊपर बहुत, पूरा सुनेंगे तो मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा होगी। धन्यवाद।